गाय का बछड़ा आजकल ये आपस में बात करते होंगे तो यही बात करते होंगे ना कि ये कौन नई संस्था आई है जो अपने हमारी माँ की पेशाब पीना शुरू कर दिया है जबकि हम दूध पीते हैं। अब ये बात जो है वो इम्पैथी और कंपैशन वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर आपके नष्ट कर देती है, जो आज की तारीख में आरएसएस कर रही है। आपको पूरी तरह से खोखला बनाती है, आपको झुंड का हिस्सा बनाती है। तो झुंड के सहारे आप जीते हो ना तो आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, और आइडेंटिटी क्राइसिस को भरने के लिए आप पैसा, पद और इसके बिना जी ही नहीं सकते। ये लोग किस बात को डरते होंगे मालूम है? खुद की कंपनी को डरते होंगे। जो खुद की कंपनी को डरता है ना उसको पद चाहिए, पैसा चाहिए, आदमी या औरतें चाहिए, अय्याशी चाहिए, दारू चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए। वो अपने आप को डरते हैं, इसलिए ये खोखलापन है। ये बहुत बड़ी बात है। आरएसएस को सरदार पटेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों मानते हैं? आरएसएस और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? मैंने आपको वोट दिया, आपने मुझे वेलफेयर स्टेट दिया, इतना ही पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बुरे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस दायरे में आपको लेना है डिसीजन। बीजेपी तय करना शुरू कर देती है जैसे ही सत्ता में आती है, आप क्या पहनो, औरतें क्या पहने, आप क्या खाओ, आप क्या ना खाओ, आप किस दिन कौन सा शाकाहार करो, किस दिन मांसाहार करो, मैं कल से घूंघट पहनना शुरू करूं, मेरी मर्जी है भाई। जब तक मैं अश्लीलता कोई रास्ते पर जाकर नहीं करता तब तक आप उसके बीच में नहीं पड़ोगे। मतलब एक ये इंतहा है कि दो गरीब लोग जिनको पानी की जरूरत है उनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको खाने की जरूरत है उनको खाना नहीं मिल रहा, और उनको ये बताया जा रहा है कि जो दूसरा गरीब है क्योंकि इसके सर पे टोपी है ये तुम्हारा हिस्सा खा गया। ये नहीं बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा हिस्से का सारा कुछ है वो कहीं और जमा हो गया है और वो डॉलर में कन्वर्ट होकर उसको बिलियनियर का दर्जा मिल रहा है उसी के जरिए। भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि उनको वो आम है जिसको चूस के खाया जा रहा है। आम मुसलमान आम काट के खाया जाता है, ये जो बाकी का आम है जो खासकर जो हिंदू आम है उसको चूस के खाया जाता है। कोई हिंदू बराबर नहीं है। ठाकुरों की बस्ती से एक दलित हिंदू की बारात घोड़े पे करा के दिखाई है मुझे, और अगर ये करा के दिखाई तो मैं मानूं कि हिंदू एक है। हिंदू भी एक नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी सारे जातियों को मुसलमानों का डर बिना वजह दिखाया जा रहा है। गरीब तो वो भी है, असहाय तो वो भी है, गरीब तो ये भी है, असहाय तो ये भी है। नागरिकों की तरफ से कोई कोशिश नहीं। देखिए आपको मैं जबरदस्ती मैं आपको गुलाम बना सकता हूँ, मैं जबरदस्ती आपको आजाद नहीं बना सकता। पढ़े लिखे देखिए अनपढ़ आपको अच्छा मिलेगा, आपको अनपढ़ सच्चाई बता देगा। बोलता है खाद नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, ये तानाशाह है, ये सीधा छोटा अनपढ़ बोलेगा। ये डॉक्टर आपको बोलेगा कि मोदी जी ने क्या बलवान बनाया देश। ये लेवल पे हमारी चाटुकारिता अगर जाती है तो आप समझिए कि जुडिशरी कोई हम लोग इंपोर्ट नहीं करते। हमारे जो जजेस है वो यहीं के हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक संविधान का पालन कर रहा है और जनता की मर्यादा का पालन कर रहा है तब तक वो सुप्रीम है। अगर नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम नहीं है। जैसे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भगवान का आदेश आया था मुझे। अब भगवान का आदेश अगर आपको आता है तो आपने संविधान की शपथ क्यों लिया? आप गुरु बन जाते। देखिए मणिपुर में नंगी करके औरतों को घुमाया गया, एक भी सुमोटो केस मैंने जुडिशरी ये इस लेवल पे गया है कि इसे अगर आज तोड़ा नहीं गया तो एक भारत एक अफगानिस्तान जैसा देश बन जाएगा बहुत जल्द। देश बर्बाद होने में समय नहीं लगता, इसका एक उत्तम उदाहरण है अफगानिस्तान। अब देखिए मुर्दे जिंदा होकर वोटिंग के लिए जा रहे हैं बिहार में, और जो जिंदा लोग हैं वो मुर्दे बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जुडिशरी डिफंग हो गई है, नल एंड वॉइड है जुडिशरी। माय लॉर्ड को अगर माय लॉर्ड कहना ऐसा लगता है, वो डिजर्व करते हैं ऐसा, तो उसकी तरह बिहेव करे। बिहेवियर अगर उनका पुरोहित की तरह होगा तो दक्षिणा देके घर जाइए। आप पुरोहित नहीं हो, हमें ये मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आपको डिकोड करना है बस संविधान में जो लिखा है, लॉ क्या कहता है बस। मिलॉर्ड नाराज हो जाएं या खुश हो जाएं, वो वहीं जाएंगे जहां मैं जाऊंगा। राजू साहब बहुत शुक्रिया। हम बहुत क्रिटिकल टाइम पर मिल रहे हैं। देश विदेश में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन देश के अंदर प्रजातंत्र में नागरिक का सवाल बहुत गंभीर बन गया है। हम जिस चौथे खंबे से ये उम्मीद करते थे कि वो नागरिक के हितों की बात करेगा, वो सिर्फ अपने मालिकों के हितों की बात कर रहा है। जो नागरिकों के का संसाधन है, जिन पर नागरिकों का अधिकार था, वो सिर्फ अपनी तरफ करके धन्ना सेठ बिलियनियर्स बनने में जिनकी रुचि है, किसी भी तरह से वो गिव बैक नहीं कर रहे हैं सोसाइटी को।
तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अकाउंटेबिलिटी के, उनको भी हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर नज़र गड़ाए हुए हैं। ईडी वगैरह को अगर आप देखें, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई वगैरह, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा है इस इलेक्शन कमीशन का इतिहास। ऐसे में सिर्फ एक जुडिशरी बचती है जिसकी तरफ हम लोग देखते हैं। जुडिशरी खुद बहुत अजीब तरह के विवादों में घिर गई है। अभी आपने देखा कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो सीधे संघ से आ रहे हैं, जो प्रवक्ता रहे हों रूलिंग पार्टी के, वो आ रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हमारे देश के इतने बड़े फैसले जिसकी दुनिया भर में जिस पर नज़र थी, उसके लिए हमारे जज ने कह दिया कि हमने भगवान से, अपने धर्म के भगवान से कंसल्ट किया और फैसला दिया है। और भी कई चीज़ें हैं। मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले जस्टिस गोगोई और जस्टिस चंद्रचूड़, ये दोनों जनता की अदालत में आए थे जब ये लोग सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। आज जनता किस अदालत में जाए जब इस अदालत से उसको नाउमीदी हो रही है? आपका क्या ख्याल है? ये जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, कोलेजियम का प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, इनको अब हम लोग कैसे देखें? हमने तो पॉलिटिकल साइंस में जो चीज़ें पढ़ी थी बहुत अच्छे से लेड आउट थी, लगता था सब कुछ ठीक है, मगर अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, एक बात तो है कि ये सारा जो पिरोया गया है एक मॉडर्न रिपब्लिक को, उसके केंद्र में जनता है, जुडिशरी नहीं। ये सबसे बड़ी अहम बात समझनी चाहिए। जुडिशरी को लगता है क्योंकि हमारा देश हजारों सालों से अलग अलग गुलामियों झेलता रहा। आप समझिए कि मेरे चाइनीज मित्र हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो यूएस में यूएस सिटीजन है। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप और हम में ये कल्चरली एक ही फर्क है कि यू आर ऑलवेज इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड एंड वी वेर नॉट। वो इवन जापान रेप ऑफ नानकिंग वगैरह हुआ, लेकिन फिर भी हम पे राज नहीं किया किसने। तो आप और हम की, हमारी संस्कृति में एक बहुत हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि आपको एक आपके नागरिकता में एक स्लेवरी की भावना हमेशा रही है और वो अलग अलग टाइप के रहे। जैसे देखिए आप जब तक हम जानते हैं तो मुगल, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश, आप 3 सल्तनतें तो हमें मालूम है कि जहां पर भारत में रही है। और अभी का तो आप देखिए कि जैसे ही मुगल आए पर्शियन सीखना शुरू कर दिया, ब्रिटिश आए तो इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। यहां तक कि पूना में 1940 में जैसे हिटलर की जीत होने लगी तो पूना में जर्मन के क्लासेस शुरू हो गए, ताकि ये सोच नहीं कि हमारा देश किस पर हावी हो रहा है, हाँ ये सोच कि नया मालिक आएगा उसकी गुलामी कैसे बेहतरीन तरीके से की जाए। तो और उसके बाद फिर हम लोग अब जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि जो शासक आता है उसकी चाटुकारिता और गुलामी करने के लिए इस देश का हर तबका, यानी आप देखिए यूपीएससी पास हुए लोग भी देख रहे हैं आप, वो ज्ञानेश कुमार साहब, ये यूपीएससी पूरा घर, आधा घर यूपीएससी ही पास हुआ है। आप डॉक्टरों की ग्रुप देखिए व्हाट्सएप पर, फिर इंजीनियर्स आईआईटी। मैं नेहरू जी के आदर्श सहित तो ये कहना चाहता कि आईआईटी में बहुत बड़ी कमी रह गई है क्योंकि आईआईटीएंस ज्यादा है भक्तों में। आप देखिए डॉक्टर्स ज्यादा है, पढ़े लिखे। देखिए अनपढ़ आपको अच्छा मिलेगा, आपको अनपढ़ सच्चाई बता देगा, बोलता है खाद नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, ये तानाशाह है, ये सीधा छोटा अनपढ़ बोलेगा। ये डॉक्टर आपको बोलेगा कि मोदी जी ने क्या बलवान बनाया देश, कहाँ बलवान बनाया, अब पता नहीं, उसी को नहीं मालूम कि क्या बलवान बनाया और क्या नहीं। तो छोड़िए वो उस पर हम आते हैं वो। लेकिन ऐसी जनता जब ऐसी चाटुकारिता में लगी हुई है, कई बार मैं कहता हूं कि गाय का बछड़ा, आजकल ये आपस में बात करते होंगे तो यही बात करते होंगे ना कि ये कौन नई संस्था आई है जो अपने हमारी माँ की पेशाब पीना शुरू कर दी है जबकि हम दूध पीते हैं। तो ये लेवल पे हम लोग की चाटुकारिता गई है। हमारे यहाँ के मंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि हम आजकल गोमूत्र पीते हैं। अरे यार वो गाय का बछड़े को बुरा लगता होगा, बोलता होगा कितना यार इन लोग को समझ नहीं है बिल्कुल ये संस्था के लोगों को। तो खैर ये लेवल पे हमारी चाटुकारिता अगर जाती है तो आप समझिए कि जुडिशरी कोई हम लोग इंपोर्ट नहीं करते। हमारे जो जजेस है वो यहीं के हैं। आप सेशन कोर्ट या लोकल कोर्ट के जज है ना, उनको पुलिस वाले जाके मछली वगैरह लाके देते हैं रोज। ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक्चुअल ये सच्चाई है। और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब खड़ा रहता है, आप देखिए जिस जेल में इतने सारे लोग, बीच में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी,
उनके कॉन्शियस को जाग गया एक दिन, तो उन्होंने भाषण में ये कहा था, याद है आपको, कि कई लोग पिछड़े गरीब दुर्बल जिनको सहारा नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं जमानत के, जेल में सालों साल पड़े रहते हैं और उन्होंने शायद जुर्म भी नहीं किया होता है। अब देखिए हमारे यहाँ मुंबई में एक ब्लास्ट की केस में एक मुस्लिम लड़के 19 साल जेल में रहकर आए, अब उनके 19 साल कौन देगा वापस? तो जुडिशियरी फेयर होना, यानी देखिए जुडिशियरी को ऐसा लगता है कि सारे लोग उनको माय लॉर्ड कहते हैं इसलिए वो सुप्रीम है। ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम यहां पर संविधान है और संविधान को हमने अपने आप को अर्पण किया है, भारत के लोगों ने, वी द पीपल। तो संविधान की रक्षा करना जुडिशरी का देखिए, आपको माय लॉर्डशिप तब कहेंगे जब आप ये 3 काम करेंगे बिना अकाउंटेबिलिटी। चौथी में 3 बार फेल हो रहा है तो आके उसको स्कॉलरशिप तो नहीं देंगे ना लोग, बराबर ना? तो यही यहां भी लागू होता है। आप जब अकाउंटेबल नहीं हो, एक यादव नाम के जज जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में जाता है। अब ये आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, जिनका इतना बड़ा स्टैचू मोदी जी ने खड़ा किया है, इतना बड़ा किया है कि बोला चाइना का सारा उस वक्त लोखंड खत्म हुआ था। तो वो सारी बातें होने के बाद वो पटेल साहब ने यही कहा कि आरएसएस एक लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देश के लिए खतरनाक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में अगर जज जाता है और वो बार बार कहता है कि मैं जाऊंगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। महाराष्ट्र में जो 1.5 साल पहले आरती साठे जी जो स्पोक्सपर्सन रही है बीजेपी की, उन्हें जज बनाया जाता है हाईकोर्ट में और फिर 56 लोगों को बाईपास करके जज पंचोली साहब को अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, जो 6 साल के बाद, सबसे खतरनाक चीज है 6 साल उन्होंने दिए हुए डिसीजन देखिए, 6 साल बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो ये सारी जो कवायद हो रही है, ये हमारी देखिए एग्जीक्यूटिव, मीडिया और सांसद, जो हमारा संसद है, वो अगर पूरी ताकत के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी पक्की रखते तो जुडिशरी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस है। जुडिशरी कोई अथॉरिटेरियन नहीं है, यानी आप ये मत समझिए कि जुडिशरी को चुनकर नहीं देता कोई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक पैराडॉक्स है और वो पैराडॉक्स को भी तोड़ना गलत भी होगा। यानी मैं आपको अलग तरीके से बताता हूं, कोलोसियम सिस्टम से जजेस आते हैं, वो इंटरनल सिस्टम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बैठती और अंततः निर्णय सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लेते हैं। ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। अब ठीक है, अगर आप अंदर ही अपनी अंदरूनी अगर सिस्टम को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको फेयर होना चाहिए। आप 56 लोगों को बाईपास करके अगर एक आदमी को लाते हैं, जबकि गुजरात कोटे के 2 जजेस ऑलरेडी हैं, तो मिस्टर पंचोली ने जो डिसीजन दिए हैं उनका आपको ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करना चाहिए और वो जनता करे। मैं ये चाहता हूं कि जनता अब अपने जुडिशरी के बारे में उतनी ही क्रिटिकल हो, ऐसा समय आ गया है जितना संसद, एग्जीक्यूटिव और मीडिया के बारे में है। क्योंकि खुद जुडिशरी में 4 जजेस सीनियर, जिसमें 2 बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो अपने चंद्रचूड़ गोगोई, तो ये सारे 4 लोग आके बाहर बैठे थे जनता के सामने। क्यों बैठे थे जनता के सामने? क्योंकि सब हर बात का आखिरी जो फैसला है वो जनता की अदालत में होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक संविधान का पालन कर रहा है और जनता की मर्यादा का पालन कर रहा है तब तक वो सुप्रीम है, अगर नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम नहीं है। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, वरना क्या होगा मैं बताता हूं। मोदी या शाह जैसे तानाशाह मन मर्जी आए जिसको जज बनाएंगे जबरदस्ती, और लोया जैसे जज की सुनवाई भी नहीं हुई। चंद्रचूड़ साहब ने अपने ही सीबीआई के एक जज की मृत्यु को जिस तरह से खारिज किया, यानी उनकी मृत्यु पूरी तरह से सस्पिशियस कंडीशन में हुई थी, और जिस तरह से उसको लेके गए उनकी बॉडी को, वो सारी बातें कई लोग बोल रहे हैं, यानी सिन्हा साहब से लेके सुब्रमण्यम स्वामी से लेके कई लोग बोल चुके हैं। निरंजन टकले साहब ने तो उनके ऊपर किताब लिखी है, हु किल्ड जज लोया।
ये जो कहानियां हैं सारी, तो इससे तो ये लोग किसी को भी आके जज करके बैठा देंगे। कल संबित पात्रा को बैठा देंगे जज, तो क्या आप माइलॉट करके सामने झुकेंगे? अब आरती साठे जी 2 साल पहले मैंने देखा है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी। 2 साल में ऐसा कौन सा बदलाव आपके विचारों में आएगा कि, और भारतीय जनता पार्टी कोई रोटरी क्लब नहीं है ना, भारतीय यानी लायंस क्लब में थी इसलिए नहीं करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। रोटरी क्लब या लायंस क्लब नहीं है ये, कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है, और ये इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी है। समझिए आप कि आरएसएस और आरएसएस को सरदार पटेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों मानते हैं? गांधी जी की हत्या के लिए एक सबसे बड़ी वजह आरएसएस बनी, हिंदू महासभा बनी, वो बात एक। लेकिन आरएसएस एक पॉलिटिकल, आरएसएस और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको वोट दिया। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? मैंने आपको वोट दिया, आपने मुझे वेलफेयर स्टेट दिया, इतना ही पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बुरे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस दायरे में आपको लेना है डिसीजन, बराबर। बीजेपी तय करना शुरू कर देती है जैसे ही सत्ता में आती है, आप क्या पहनो, औरतें क्या पहने, आप क्या खाओ, आप क्या ना खाओ, आप किस दिन कौन सा शाकाहार करो, किस दिन मांसाहार करो, आपका किसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, आपकी दुश्मनी किसके साथ होनी चाहिए, लिंच किसको करना चाहिए, क्या कौन सा प्राणी हमारे लिए भगवान है, कौन सा प्राणी हमारे लिए अपमान है। ये सारा डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। ये काम या तो धर्म का है एक, या तो लोगों की अपनी पंचायत होती है उसका है, वो अलग तरीके से किया जा सकता है, और उसके ऊपर सुप्रीम बॉडी होती है, उस वहां निर्णय हो सकता है जुडिशरी में। भाजपा वो चीज करती है जो पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। ऐसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन जो होती है 2 साल पहले, वो जीवन में कभी बदल नहीं सकती। तो वो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, औरतों को घर और बच्चों को संभालना है, बाहर नहीं जाना है, ये सारी जो चीजें हैं वो बोझ साथ में लेकर आएगी, और वो टेररिज्म अगेंस्ट द पीपल, इंडिपेंडेंट एंड लिबरेटेड पीपल ऑफ इंडिया, उनके ऊपर लादने के लिए बैठेगी वहां कुर्सी पर। ये हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी। बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि जो नागरिक की स्वाधीनता है उसको लेकर के सीधे कानून बनाए गए, और वो कानून बनाए गए जो संविधान की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, उसके विरोध में हो। लड़कियां किससे शादी करेंगी, किसके साथ जीवन गुजारना चाहेंगी, किस मर्द के साथ सहवास करके अपने बच्चे पैदा करना चाहेंगी, इन सारी बातों के ऊपर अब एक धर्म का और जाति का और स्टेट का ये सब मिक्स होकर के आ गया है, जिसको चैलेंज कोई कर सकता है। यानी कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से शादी करे तो कोई भी ऐरा गैरा खड़ा होकर के चैलेंज कर सकता है और कानून का शिकंजा उसके ऊपर कस सकता है। तो जो निजी स्वाधीनताएं हैं, जो निजी फ्रीडम्स हैं लोगों की, वो चली गई हैं। खाने को लेकर के आप ये देखिए कि इतने सारे दौर हैं, या उपवास है, या व्रत हैं, या नवरात्रे हैं, या और अलग अलग धर्मों के हैं, जिसमें तय किया जा रहा है कि अगर इस धर्म का है और वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो बाकी सारे धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक, मुसलमान, सब उसी का पाबंदी करेंगे। तो सारी निजता की हनन तो हो ही चुका है। संविधान यहाँ पर बहुत देर से चोट पहुँचाया जा रहा है संविधान को, जिसको देखा नहीं गया है। आपने ये बात सही कही कि नागरिकों को अब खुद संभालना होगा अपने अधिकारों को, अपनी स्वाधीनताओं को। जजेस से भी हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ। जजेस डिसीजन दे रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी का या जुडिशरी का काम ही नहीं है। यानी शादियां किससे होनी चाहिए, किस हिजाब पहनना चाहिए, ये मैटर कोर्ट में कैसे जाता है। यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में, मैं कल से घूंघट पहनना शुरू करूं, मेरी मर्जी है भाई। जब तक मैं अश्लीलता कोई रास्ते पर जाकर नहीं करता तब तक आप उसके बीच में नहीं पड़ोगे, ये बात स्पष्ट है। और अश्लीलता का भी क्लियर कट डेफिनेशन है। आप जो कहोगे वो अश्लीलता, और हम जो कहेंगे वो अश्लीलता, और आप जो कहेंगे वो अश्लीलता नहीं है। आप गोमूत्र को रास्ते पर पी रहे हैं, वो भी अश्लीलता मैं मानता हूं, है ना। यानी उसके फोटो भी डालता हूं, वो भी मैं अश्लीलता ही मानता हूं। एक पशु के मूत्र को पीना, ये एक हाइजीनिक कंडीशन के लिए भी बुरी चीज है, एक सोसाइटी के लिए भी गिरी हुई चीज है, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि आप बहुत अश्लील व्यक्ति हो।
तो एक तो ये बात अलग ही, तो ये मामले में टिप्पणी करना मैं 50 चीजों पे चाहूंगा। लेकिन आजकल जजेस प्राइवेट प्रोग्राम्स में, कॉन्फ्रेंसेस में इस पे अपने ओपिनियन देने लगे हैं। देखिए अब क्या है कि माय लॉर्डशिप घर पे जाते हैं और अपने घर पे जो ओपिनियन देते हैं वो घर वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते हमको नहीं मालूम, लेकिन माय लॉर्डशिप जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लायंस क्लब में जाते हैं, रोटरी क्लब में जाते हैं, बजरंग दल में, बजरंग उनको जाना नहीं चाहिए, पहले तो वहां जाकर भाषण करते हैं और वो क्या करना चाहिए ना, ये क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भगवान का आदेश आया था मुझे। अब भगवान का आदेश अगर आपको आता है तो आपने संविधान की शपथ क्यों लिया, आप गुरु बन जाते। प्रॉपर्टी के मुकदमे में, हाँ प्रॉपर्टी की दूसरी बात मैं बताता हूं। अब संविधान के दायरे में जो चीजें, आप मुझे बताइए कि बाबरी मस्जिद गिरी, जिसने गिराई, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसका क्रिमिनल कौन है वो किसी को नहीं मालूम, आज तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया। क्या यह संवैधानिक दायरे में है या नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कोर्ट की, कि इसके कातिल कौन है, बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे किसका षड्यंत्र था और इसके क्रिमिनल कौन है। ये लिस्ट ऑफ नामों की जो सूची है उसको लोगों के सामने रखना, ये अपना पूरा कोर्ट का जिम्मेदारी थी। अरे वो तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे गोगोई साहब, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप उनके कर्मचारी, महिला कर्मचारी ने किया। वो यौन शोषण का आरोप उन्होंने खुद ही सुना और खुद ही को बरी कर दिया। और ये सब होने के बाद ये जो मन चाहा चीजें इस सरकार ने उनसे करवाई और बाद में उनको 6 साल के लिए राज्यसभा का पद दिया। अब के जो उसके बाद जो चंद्रचूड़ बने, उसके बाद यानी उसके बाद और एक बने, लेकिन चंद्रचूड़ जब बने तो चंद्रचूड़ साहब घर ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर उनकी गाड़ी में सीजीआई 001 वाली नंबर के लिए खास उन्होंने पैसे भरे, आवेदन किया। ये कौन सी हवस है, सत्ता और कुर्सी की जो हवस है, जिसके लिए आप किसी भी हद तक चाटुकार होते। आप मुगल देखिए, मुगल काल में भी ये लोग ऐसा ही कर रहे थे, फिर ब्रिटिश आए तब भी यही कर रहे थे, फिर जर्मन आएंगे करके इन्होंने शुरू किया था, लेकिन जर्मन नहीं आए, बच गए। फिर देखिए एक आजाद पीरियड जो हमारा था, नेहरू जी से लेके मनमोहन तक, वो पीरियड में सरकारों ने कोशिश की, अच्छे बोले जनता पार्टी हो या भाजपा की पहली सरकार हो, यानी कोई हर सरकार ने कोशिश की कि नागरिकों की आजादी आबाद रहे। नागरिकों की तरफ से कोई कोशिश नहीं। देखिए आपको मैं जबरदस्ती मैं आपको गुलाम बना सकता हूं, मैं जबरदस्ती आपको आजाद नहीं बना सकता। जबरदस्ती पर कैसे आजाद बनाऊंगा मैं आपको, बताइए। ये दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है ना, दिल्ली की, हम लोग दिल्ली में आज बैठे हैं, दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को भी समझ में आए कि जुडिशियरी हमारे जीवन को एक संवैधानिक और मॉडर्न रिपब्लिक के दायरे में बिठाने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। और यह व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था के साथ और ब्राह्मणिज्म के साथ मिलकर अब काम करने लगी है, तो हमें इसके खिलाफ होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली अगर यह तय करे ना, तो कल से जुडिशरी ठीक हो जाती है। लेकिन मैं जबरदस्ती आपको आजाद तो नहीं कर सकता, मैं जबरदस्ती आपको गुलाम बना सकता हूं। मोदी जी ने आपको जबरदस्ती गुलाम बनाया, गुलाम तो हम हजारों सालों से जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको और एक बात बताता हूं इसमें, औरत के आपने जो शुरू में बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और इस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि निचले कोर्ट में, निचली अदालत में कई छोटे मन के जो जजेस हैं, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और संविधान क्या है और कानून क्या है मालूम नहीं, उन्होंने टिप्पणियां की हैं कि लव जिहाद ये ऐसे मामलों पर। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि, और देखिए ये सारी मनुस्मृति, आरएसएसिज्म, और देखिए ब्राह्मणों का जो सारा वॉर है ना, वो ब्राह्मणिज्म बचाने के लिए है। वो वॉर किस किस के साथ हुआ उनका? पहले उनका वॉर हुआ वो बुद्धों के साथ हुआ। उन बाकी जातियां हैं, बाकी वो लोग हैं इनके साथ, ब्राह्मणों के साथ जो हिंदुत्व करके नारे लगा के घूमते ना, वो सब जातियां हैं, वो शूद्र है उनके लिए धर्म नहीं है, धर्म ब्राह्मण धर्म है, आप समझिए। बाकी तो सब सेवक हैं उनके। बाकी सेवक है, लेकिन सेवक को समझ में, सेवक को क्या है,
सेवक को जल्दी पड़ी कि अपने को कभी ना कभी जनेऊ पहनने को मिलेगा और कभी ना कभी उपनयन होगा आपका, वो होगा नहीं, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं कि उनका कभी नहीं होगा। समझिए, तो बात यह है कि ब्राह्मणों का पहले सबसे संघर्ष बड़ा बौद्धों के साथ हुआ। यहाँ का सनातन धर्म हिंदू नहीं है, यहाँ का सनातन धर्म बुद्धिज्म है। इस सनातन धर्मो ऐसा कहा गया है। भगवा कोई हिंदुओं का शब्द नहीं, भगवा बुद्ध को कहा गया है, बुद्ध भगवान। तो भगवा ये बुद्धिस्ट पाली का शब्द है उठाया हुआ। फिर हिंदू शब्द पर्शियन है। तो हिंदू नाम का कोई चीज धर्म में आती नहीं है, जियोग्राफिकल एरिया के लिए कहते हैं। जब कभी देखिए, ऑड और इवन डेट को भागवत अपने स्टेटमेंट जैसे बदलते हैं। जो अपने सरसंघ चालक एक दिन कहते हैं कि मुसलमानों को रहना होगा तो हिंदू जैसे बहना होगा, दूसरे दिन कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो लेकिन हिंदू है, कुछ भी बोलते हो उनको, तो अब क्या है। तो वो जो जब बोलते हैं ऑड डे को बोलते हैं, इवन डे को बोलते हैं। ऑड डे को जब उन्होंने मीडिया में निग्लेक्टेड फील करते हैं तो कुछ बोल के चले जाते हैं। हाँ, तो वो ऑड डे को जो बोलते हैं कि यहाँ की संस्कृति में हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदू है। तो एक तरह से ये सच है। हिंदू का मतलब ज्योग्राफिकली हिंदू है, जैसे कि हम इंडियंस है, ऐसा वो पुराने टाइम में हिंदवी है, इसलिए जय हिंद कहते थे। सुभाष बोस से बड़े सेक्युलर कोई नहीं था। एक वन ऑफ द सेक्युलर, यानी नेहरू, सुभाष बाबू, ये लोग सेक्युलर लोग थे। तो जय हिंद अगर सुभाष बाबू ने कहा तो धर्म के आधार पर तो नहीं कहा, उनके साथ शाहनवाज खान ही तो थे। तो वो हिंद जो है वो ज्योग्राफिकल है। तो एक तो मैं बात अलग करना चाहता था, मैं पूरी करता हूं बात को। तो ब्राह्मणों का पहले बौद्धों के साथ लड़ाई हुई, उन्होंने बौद्धों को मिटा दिया। आप बाबरी के नीचे खोदा ना और खोदते जाइए तो आपको बौद्धों के स्तूप मिलेंगे। और हर मंदिर और कई मंदिरों में जो हिंदुओं के कहे जाने वाले भगवान हैं, उनका अगर आप पूरी तरह से आप साफ करके देखोगे तो बुद्ध की मूर्ति है। सब बुद्ध की मूर्तियां कन्वर्ट करके उनको सारे भगवान देवी देवता। इवन वो शयन मुद्रा में जो विष्णु दिखाए जाते हैं वो बुद्ध की मूर्ति है। Exactly. तो शयन मुद्रा मूलतः बुद्धिस्ट आर्ट है। Yes. तो बात यह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर बुद्ध हो गए, फिर मुगलों का ये प्रॉब्लम है कि इस्लाम लेके आए, फिर वो ब्राह्मणिज्म पे हमला हो गया, क्योंकि जाति नहीं थी। भले उनमें अपने अपने शिया सुन्नी अलग अलग भेद होंगे, लेकिन जाति वाले बात पर वो आते थे। तो इस सारी बातों, फिर ईसाई आ गए ब्रिटिश रूप में, तो ईसाई दुश्मन। फिर कम्युनिस्टों ने कहा कि हम भगवान को ही नहीं मानते। तो इन सारे लोगों को गोलवलकर दुश्मन क्यों मानते हैं मैं बताता हूं। और इनको दुश्मन मानने वाली लव जिहाद, ये वो सारी चीजों को जजेस अगर एक्सेप्ट करते हैं और पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ में, तो वो संविधान का उल्लंघन करते हैं और इमीडिएटली उनको इम्पीच करना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये दुश्मन इसलिए गोलवलकर के क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म के दुश्मन। इसका वजह यह है कि जब आप उनको स्वीकार करते हैं तो आप औरत का बच्चा कौन हो ये आपके हाथ में नहीं रहता, वो पैट्रियार्की के हाथ से निकल जाता है। तो बच्चा औरत का हो सकता है, ईसाई हो सकता है, शूद्र हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रबंधन यानी आपको उसको दबाना है, जड़ से दबाना है। हाँ, तो आप कई लोग समझ नहीं पाते कि चाहे ब्राह्मण भी हो तो औरतों को क्यों दबा रहे हैं। तो औरतों को इसलिए दबा रहे हैं, ये यानी उसको हम हिंदी में योनि सुचिता कहते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर दबाव डाला जाता है। और यही जो लव जिहाद का बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, वो आइडिया आया है कि ब्राह्मणिज्म की शुद्धता को बनाए रखना। तो ये जो गोलवलकर का पहला वचन है, अपने गोलवलकर के अपने स्टेटमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स में गोलवलकर के कभी पढ़ के बताऊंगा, आज वो विषय नहीं है। उसमें पहला है कि हमारे आर्य भूमि में हमारी शुद्धता, वंश की शुद्धता सुप्रीम है। जो हिटलर ने किया वो सही किया, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब यहूदियों के साथ ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हिटलर के पुजारी है। तो पहली बात यह है कि ये बातों को जो जज मानता है एक दिन या एक महीना, उसको जुडिशरी में आने का कोई हक नहीं है। और यहां हमने देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सब लोग यही भरे हुए हैं। कॉलेजियम सिस्टम में आप देखेंगे SC ST कितने हैं, औरतों की संख्या कितनी है, बराबरी उनकी रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, एक्सेस कोर्ट का आपको नहीं मिलता,
आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता और आपको कोर्ट का पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। जनता को इस तीनों बातों से जुडिशरी वंचित रखती है। कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं? आप अभिषेक मनु सिंघवी जी को, जो सबसे बड़े वकील है, जिनकी रिस्पेक्ट है, कपिल सिब्बल साहब है, बहुत बड़े वकील है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी फीस आप दे ही नहीं सकते फीस। देखिए, एक नोटिस आती है मुझे, उसका जवाब में, मेरे बेहतरीन वकील है, उनके वकीलों के थ्रू मैं जवाब देता हूं तो फट से मुझे 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप समझिए। तो जुडिशरी के लोगों से संपर्क ना होने की वजह तीन है। एक, एक्सेस नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एससी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं, ब्राह्मणिज्म है पूरी तरह से कॉलेजियम सिस्टम में। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर सिस्टम सरकार की दखल अंदाजी हो, जो नहीं तो क्या होगा, फिर मोदी और शाह दोनों मिलकर बैठ के तय करेंगे कौन जज हो। तो लेकिन ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जिसमें विपक्ष ज्यादा और सरकार कम हो और जजेस का पूरा चलन हो, और ओबीसी, महिला, एससी एसटी, सारी जाति धर्म को, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जो भी है हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत जरूरी है। आप रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको एक्सेस भी नहीं है। आप देखिए कि जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों के रिश्तेदार या करीबी लोग जेल में सड़ रहे हैं बिना वजह, निर्दोष होने के बावजूद, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट की इमारत को देख पाए हैं? अब रीच ही नहीं है आपका यार। अब मैं हाई कोर्ट देखता हूं, हर राज्य का हाई कोर्ट देखिए, वहां लोग डर डर के जाते हैं, बाहर ऐसे खड़े रहते हैं कि वो खुद आरोपी हैं। देखिए, आपको पुलिस, भारतीय आदमी की मानसिकता देखिए कितनी गुलाम की है। आपकी गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस ऐसे ऐसे आपको करता है, आपको करता ही नहीं है, बाजी के ट्रक के करता है, तो आपका एक हार्ट बीट हिल जाता है। क्यों? आपको लगता है आपको कर रहा है। तो आपने बिना कोई गुनाह किए आप डर रहे हो उस आदमी को। आप वहां जाते हो, मॉल में जाते हो, मॉल में ना तो वो आता है मेटल डिटेक्टर, वो क्या करता है मेरी समझ में आता है, क्योंकि बम लेके आने वाला आदमी थोड़ी उसके लिए रुकेगा, सीधा अंदर घुसेगा। तो वो आप हाथ ऊपर करते हो, पूरा ऊपर करते हो, पीछे करते हो, अरे क्या आपने चोरी की है? दुनिया की किसी मॉल में या किसी एयरपोर्ट पे पहले दरवाजे में मैंने ऐसा नहीं देखा जो हिंदुस्तान में देख रहा हूं। ये सारी चीजें आपको एक गुलाम बनाने की साइकोलॉजिकल एफर्ट है। आप समझिए, इसमें आईबी, एनएसए, एनआईए सारी संस्थाएं शामिल है, और सबसे बड़ी संस्था है तो जुडिशरी है इसमें शामिल, क्योंकि वो दबा के रखना चाहिए। नहीं तो देखिए, आप बीए है, फिर एलएलबी किए हैं, और पूरा इन्फ्लुएंस आपके चाचा थे इसलिए आप जज बने हैं, और आप एस्ट्रोफिजिक्स पे कोई आपके पास केस आई, उस पे आप बड़े अधिकार से बात कर रहे हैं। ये अहंकार आपके अंदर आया कहां से? वो जाति से आता है, और दूसरा इन्फ्लुएंस से आता है, और तीसरा आप सामने वाले का दमन करके लाते हैं, आप चुप कराते हैं सामने वाले को, क्योंकि वो सच बोल रहा है, आप झूठे हो, क्योंकि आप में योग्यता ही नहीं है। आपको क्या, देखिए, जूरी सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। मैं ये मानता हूं कि अल कपोला को जब यूएस में पकड़ा गया, यानी अल्टीमेटली उसको टैक्स में फैलनी है, उसको सजा हुई, क्योंकि जूरी थे। अगर जूरी हो अपने यहां तो बहुत हद तक बात को बदलाया जा सकता है। हाँ, यानी मैं जुडिशियरी, आज की जुडिशियरी जो हिंदुस्तान की है, वो हमारे नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिस मॉडर्न रिपब्लिक को जन्म दिया और हमने अपने आप को अर्पण किया, उसकी रक्षा करने वाली जुडिशरी मानता ही नहीं हो। क्योंकि जुडिशरी का मतलब एक वो बिल्डिंग या खंबे नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं, उनके दिमाग में जो महानता या सिकुड़ापन है, वो जुडिशरी है। इनके दिमाग में ठूस ठूस के क्या भरा है? ब्राह्मणिज्म भरा है, लव जिहाद भरा है, जय श्री राम के नारे भरे हुए, और बाबरी गिरती है तो इसके लिए अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सब दोषी है, उनके नाम ही नहीं है कहीं। और लोग, यानी हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के खुद कहते हैं कि मैं था बाबरी के टाइम में। वो छोड़िए, मैं आपको बताता हूं, हमारी पीडब्ल्यूडी की एक सेक्रेटरी है, आईएएस अफसर है, 1993 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था
जब राम मंदिर बना यहां पर अयोध्या में, बाद में बीजेपी हार गई उधर से, लाखी लोगों का कितना समर्थन है वो पता चल गया होगा उनको। तो अयोध्या का मंदिर बना तो इन्होंने क्या लिखा मालूम है? आईएएस ऑफिसर, अब वो कभी भी चीफ सेक्रेटरी बन सकती है क्योंकि ब्राह्मण है। उन्होंने लिखा था 1993 में हमारा एक गुप्त सर्कल था मसूरी में, और हमारा ट्रेनिंग चल रहा था क्योंकि वो बैच की 92 बैच की। तो उस वक्त हमने सबने हमारे गुप्त सर्कल में बैठ के, यानी ब्राह्मणों का ही होगा, पेड़ा खाया था, पेड़े बांटे थे। क्यों? क्योंकि बाबरी गिर गई। आज उसका पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। ऐसा उन्होंने आर्टिकल पूरी तरह से खुलकर पेपर में लिखा है, एक्सप्रेस के इसमें, मराठी पेपर में। आप बोलिए, मैं अगर किसी भी पद पे बैठा होता ना इस संविधानिक, तो दूसरे दिन उनके लिए बर्खास्त करने के लिए काम करता कुछ मैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मेरे और उनके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं और आज भी कोई बुरे रिश्ते नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे बात ही नहीं की, क्योंकि जब प्रिंसिपल की बात आती है, यार देखिए, अंततः पहले और अंततः हम भारतीय हैं, और भारतीय होने का मतलब जुडिशरी का सबसे बड़ा रोल है और एग्जीक्यूटिव का। ये एग्जीक्यूटिव की हालत है। यहां दूसरे चंद्रचूड़ साहब, उनको तो भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा दी बस। और ये मैं आपको बताता हूं, मीडिया राम स्टूडियो में मंदिर भी का जो पूरा मैटर है वो असंवैधानिक तरीके से जुडिशरी ने इंप्लीमेंट किया है मोदी और आरएसएस के दबाव में। ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए और लिखा जाएगा। और सारी दुनिया में जब भारत की जुडिशरी के बारे में जिक्र होगा, अहम फैसलों का, तो ये एक काला अध्याय बनके, एक बदनुमा दाग बनके भारतीय जुडिशरी पर सवाल उठाता रहेगा कि इतना गलत फैसला प्रभाव में आकर के और अन्याय करके दिया गया है। तो इससे तो भारतीय जुडिशरी अपने आप को बचा ही नहीं सकती। अभी आपने देखा एनआईए ने इस सख्त सजाओं की बात करी और दोषी ठहराया साध्वी को, जो ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर, हाँ, और उनको अचानक कैसे क्या हुआ और वो हर चीज़ से बरी हो गई। ये हमारी जुडिशरी कर रही है। तो जुडिशरी के जितने भी ऐसे फैसले हैं, उनमें से आप देखिए, नागरिकों के प्रति कोई भी ऐसा फैसला कि नागरिक जहां पीड़ित था उसको राहत मिली हो, लास्ट 10-11 साल में आपको नहीं मिलेगा। मनमोहन सिंह साहब के ज़माने तक हम ये देखते थे कि सुओ मोटो एक्शन लेके सरकार के खिलाफ नागरिक के पक्ष में जुडिशरी कुछ कर रही थी। यहाँ तक कि लॉ मिनिस्टर को ये कहना पड़ा था उस समय कि जुडिशियल एक्टिविज्म कुछ ज़्यादा हो गया है, जुडिशरी अपनी पैरेलल सरकार चला रही है। मैं आपको एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उस वक्त सुओ मोटो लेकर जुडिशरी लोगों के पक्ष में नहीं कर रही थी। जुडिशरी तब आरएसएस के मत वाली, यानी आरएसएस के ओपिनियन वाली भाजपाई सरकार नहीं थी, इसलिए उसको लाने के लिए जो रिपब्लिक का रक्षा करने वाली सरकारें थी उनके खिलाफ वो सुओ मोटो ऑर्डर्स दे रही थी। ये हमें पीछे जाकर अब अनफोल्ड होती है इतिहास के पन्ने, तब पता चलता है। सही। तो उस समय लगता ये था कि देखो जुडिशरी में इतनी ताकत है कि वो सरकार के सामने सीना तान के खड़ी है, सरकार से डरती नहीं है। आज की जुडिशरी, अब क्योंकि वो वाली सरकार आ गई है जिसके पक्ष में वो जुडिशरी काम कर रही थी, तो अब तो सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही ताली के। तो अब फर्क पता ही नहीं चलता है। तो अब जो कुछ भी होता है वो होता है सरकार के लिए, नागरिक के विरोध में। कितने ही मामले हैं, हम नाम लेना शुरू करेंगे तो कितने ही, बिल्किस बानो वाला जो मामला हुआ उसमें आप बताइए जुडिशरी ने क्या किया। उन्होंने कहा था कि सबको वापस गिरफ्तार करो। जब उसमें रिव्यू पिटीशन गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हम सब जानते हैं। फिर अभी आप देख रहे हैं उमर खालिद का मामला, कितना आंखों में सामने से बिल्कुल शर्म हया खत्म हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है। उसको तुम चार्ज ही कर दो ना, चार्जशीट दाखिल करो ना, कुछ तो करो। प्रोसेस को ही पनिशमेंट बनाने की नजीर बार बार पेश की जा रही है। सिद्दीक कप्पन को जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उससे जमानत के लिए, जो 3rd डिग्री उसके साथ अंदर हुआ है, जिस तरह से उसके साथ जो कुछ हुआ। और देखिए, रोज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है और उड़ीसा में हो रहा है और असम में हो रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, उसके ऊपर जुडिशरी कितने सुओ मोटो ले रही है। जी, यही मैं कह रही थी कि वो सुओ मोटो की जो एक, देखिए, मणिपुर में नंगी करके औरतों को घुमाया गया, एक भी सुओ मोटो केस मैंने जुडिशरी में। तो ये जो जुडिशरी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, अनअकाउंटेबिलिटी, एरोगेंस
और सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस और टू प्रोटेक्ट ब्राह्मणिज्म एंड मनुस्मृति, ये इस लेवल पे गया है कि इसे अगर आज तोड़ा नहीं गया तो एक भारत एक अफगानिस्तान जैसा देश बन जाएगा बहुत जल्द। और अफगानिस्तान मैं कोई बुरे इसमें नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अफगानिस्तान एक महान कल्चर था, लेकिन देश बर्बाद होने में समय नहीं लगता। इसका एक उत्तम उदाहरण है अफगानिस्तान। जो इस्लामिक अफगानिस्तान अभी जो बना है वैसा ही हिंदू भारत बनने जा रहा है। तो ऐसे होने से इसको बचाना है और मॉडर्न रिपब्लिक बरकरार रखना है, तो हमें जुडिशरी पे बात करनी चाहिए। हर फैसले पर लोगों को अपने उनके आजादी की, देखिए आजादी की लड़ाई, पूरी जंग जो लड़ी गई, भगत सिंह लीजिए, आप नेहरू लीजिए, महात्मा गांधी लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीजिए, अशफाक उल्लाह खान साहब लीजिए, शाहनवाज खान लीजिए, ये लोग सारे लड़े तो एक मॉडर्न रिपब्लिक के लिए लड़े हैं, एक पहली बात। और दूसरी बात, गुलाम बनाने वाली व्यवस्था की जो जुडिशरी थे उसके खिलाफ भी लड़े हैं। आप मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक का एक लाइन लिखी हुई है। उनको जब मंडालेक में 6 साल के लिए सजा के लिए भेजा गया और दोषी करार दिया गया, उनकी केस लड़ी थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। और जब उनको मंडाले में भेजा गया, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मुझे जो सजा दी गई है, जो न्याय किया गया है वो सही नहीं है। इस न्यायालय से भी बड़ा एक न्यायालय है, वहां जरूर मेरा न्याय होगा, जो इतिहास में मेरा फैसला होगा। जो हुआ बाद में, क्योंकि वहां कोर्ट पे ही लगा है वो। बात यह है कि तो जुडिशरी को माइलॉर्ड करके वो दबे नहीं। गांधी जी ने सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही क्या लाया था? जाते थे सामने गांधी जी पे बोलते थे कि ये आपके ऊपर आरोप है और आपने ये जुर्म किया, आपका क्या करना है? वो कहते थे कि माय लॉर्ड, मैंने ये सारे गुनाह किए हैं और मैं करना चाहता हूं और मैं बार बार करूंगा, कृपया आप मुझे इसकी सजा दीजिए, सख्त से सख्त। बात ही खत्म होती थी, ना चर्चा, ना वकील, ना कुछ। और ये ऐसा एक गांधी नहीं, पूरे देश में करोड़ों गांधी पैदा किए उन्होंने। तो आप समझिए कि आजादी है ना, मैं जबरदस्ती नहीं दे सकता। गांधी जी ने वो एक वैक्सीन थी आजादी की, वो ही दे दी सबको। अब गुलामी सबको दे दी है मोदी जी ने, तो आजादी भी देने किसी की तो फर्ज बनता है। जब कोविड आया तो वैक्सीन भी आई, भले उसके ऊपर मोदी जी के चित्र थे, लेकिन वैक्सीन अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, वो अपना काम कर रही थी, उसमें गोमूत्र नहीं था, इसलिए हम बच गए। तो बात यह है कि मैं वो कोविड के वैक्सीन की सर्टिफिकेट से लेके याद आया मुझे किस्सा बताता हूँ। मैं यूएस में गया था जब वैक्सीन नहीं आई थी। पहली वैक्सीन मैंने ली थी और दूसरी वैक्सीन मेरी लेनी थी। मैं आने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत आ गया और मैं दिल्ली आ गया था और मुझे कोविड हो गया पहला, दूसरा कोविड उसके बाद हुआ, पहला डेल्टा हुआ फिर ओमाइक्रॉन, दोनों हुए हैं मुझे। उसी में वजन बढ़ता गया क्योंकि बहुत सारी हेवी स्टेरॉइड्स मुझे दिए गए। तो यूं हुआ कि वो हंसने लगा वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर यूएस में कि ये फोटो तो तुमसे मिलती नहीं है। बोला ये मेरी नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री की। यार यानी उसने ऐसा गर्दन हिलाई ना कि यार ऐसा कोई करता है क्या, ऐसा उसका लगा होगा। He is in love with himself. हाँ नहीं वो ठीक है। अगर देखिए आपको 30 टीके लगते हैं, पोलियो, ट्रिपल वगैरह अनेक कई लगते हैं ना, तो ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से, राजीव जी के टाइम तक, तब कलर प्रिंटर वगैरह नहीं आए थे, है ना। तो अगर आपको इंदिरा जी और उतनी सशक्त, उनके पास बहुमत था, इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी कहते कि मेरी टैटू बनाना, एक वैक्सीन एक टैटू, तो आज आरएसएस के हर आदमी के सीने पे 36 टैटू होते कांग्रेसियों के, और वो कुछ ना कर पाते, समझे। और अगर टैटू लेने से इनकार करते तो सब लंगड़े लूड़े होते और बात करने की क्षमता और आंखें नहीं होती उनकी, समझे। तो ये अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो उसके पीछे नेहरूवियन सोच थी, और ये इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जहां अब देखिए आप गांधी म्यूजियम में
इतनी बड़ी तस्वीर है मोदी की और इतनी छोटी तस्वीर है गांधी की। तो मुझे मेरे दोस्त कहते हैं इतनी छोटी क्यों ना हो, है ना, बस आप चुप रहो, क्योंकि वो भी जाएगी, गायब कर देंगे। सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम था, उसको जिंदा होते आपने जिंदापन अपने आप बदल दिया। आपको मालूम है सरदार पटेल का पहला जो स्टैचू था वो नेहरू ने बनाया था और उसके लिए खुद सरदार पटेल को बुलाया था गुजरात में। सरदार पटेल का स्टैचू कोई मोदी ने नहीं बनाया, सरदार पटेल के होते हुए नेहरू ने स्टैचू बनाकर उनका उद्घाटन किया था। और इन्होंने क्या किया, तो सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम का नाम बदल के खुद का दिया, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए। तो खैर, तो जुडिशियरी पे मैं आता हूं। ये सारी जो असंवैधानिक चीजें जो की इन्होंने, इसमें कहीं भी जुडिशियरी बीच में नहीं आई। आप कोविड के टाइम में जो वैक्सीन के बारे में इतने लाखों लोग मरे, सुओ मोटो कुछ हुआ? क्योंकि देखिए, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट ब्राह्मणिज्म, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर रिलेटिव्स एंड कॉलोजियम, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। ये एक, अब देखो, पहले ना एक अदृश्य लॉबी हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में भी। देखो, ठाकुरों की एक लॉबी है, ये यूपीएससी यानी एग्जीक्यूटिव में भी हुआ करती थी, पॉलिटिक्स में भी हुआ करती थी और जुडिशियरी में भी हुआ करती थी। कायस्थों की एक लॉबी थी और ब्राह्मणों की, पंडितों की एक लॉबी। अब तो ये खुले खुले होने लगी। और अब क्या हुआ, आरएसएस ने वो चाहा कि पंडितों की और कायस्थों की और ये मिटाकर ये हिंदुओं की लॉबी और अदर्स। अब हिंदुओं की यानी हिंदुओं की भी नहीं, संघ वाली, संघ का मतलब ब्राह्मणिज्म है। देखिए, ब्राह्मणिज्म को मदद करने वाला बहुजन भी ब्राह्मणिज्म ही फॉलो करता है। तो अगर कोई बहुजन है, जन यादव फॉर एग्जाम्पल, जो बजरंग दल के कार्यक्रम में जाते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, दिस इज अ टिपिकल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे मालिक मुझे अपने साथ बैठने का दर्जा दे रहे हैं। ये फ्यूडल सिस्टम के हजारों सालों की गुलामी है ना बहुजनों की, वो वहां पनप रही है। और जुडिशियरी में ये खतरनाक, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इनके ऊपर कार्रवाई होकर ये जेल में होने चाहिए थे। फिर एक दूसरे जज, उनके गैरेज में कैश जलती हुई मिली। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अपनी किताबों के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने राजगृह नाम का, आप मुंबई आएंगी तो देखेंगे, राजगृह नाम का घर बनाया खुद कॉन्ट्रैक्टर को बोलकर। तो खर्चा बढ़ते गया। आप कॉन्ट्रैक्टर तो मालूम है आपको, मालूम है, आप पेंटर को बुलाइए तो घर से बाहर निकलते ही नहीं होगा आखिर तक, जब तक उसको लात मार के नहीं निकलो तब तक वो करते, कुछ ना कुछ निकाल के नया एक कलर करेंगे, ये खुदाई करेंगे, वो सब करता रहा। वो बढ़ता गया खर्चा। 40,000 रुपये ज्यादा खर्चा आया जो बजट था, और बाबा साहब के पास पैसे थे। आपको मालूम है, माई साहब आंबेडकर ने बाबा साहब का एक चरित्र लिखा है। उनकी दूसरी पत्नी जो डॉक्टर थी, तो उन्होंने लिखा है कि राजगृह में नीचे, वो चरित्र में नहीं लिखा, उनके सेक्रेटरी थे माई साहब के, उन्होंने अपने चरित्र में ये कहानी लिखी है कि राजगृह में बाबा साहब रो रहे थे नीचे बैठ के। तो माई साहब ने पूछा हुआ क्या, तो बोले 40,000 रुपये देने हैं और मेरे पास तो है ही नहीं, अब कैसे दूं। देखिए, देश का पहला लॉ मिनिस्टर, संविधान ही जिसने बनाया, जो संविधान सभा का अध्यक्ष था, जिसको 40,000 रुपया का 40 करोड़ रुपया एक बात बोलता तो कोई भी दे देता देश में, वो व्यक्ति इतना साफ चरित्र का था और इतना स्ट्रेस लेता था कि किसके ये भी नहीं कि मैं, देखो, मैं बाबा साहब आंबेडकर को नहीं 40,000 देता, क्या करने वाला कर ले। ये आज के कोई भी जज यही करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि देखिए, अब हमारे चुनाव आयुक्त जो हैं, उनके परिवार के एक सदस्य, मैं ज्यादा वो डिटेल में नहीं, वो नोएडा के डीएम बन गए। मतलब मुझे नहीं लगता नोएडा में इनसे कोई तेल वेल के पैसे लेता होगा, चावल वावल दाल वाल के डर से। इतना डर, यानी सारे के सारे आईएएस अफसर है, सारे के सारे आईपीएस है, सारे के सारे आईआरएस है, कौन भला लेगा यार जीएसटी कोई भी इंक्वायरी निकाले, यही लोग सोचेंगे ना। और इन लोगों को भी जेब नहीं रखी होगी इन्होंने, स्टाइल स्टेटमेंट, ताकि हम पैसे लगते ही नहीं है, खर्च नहीं करते। तो खैर, बाबा साहब आंबेडकर की ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे इतना
मैं बाबा साहब आम्बेडकर का आप समझिए कि जिन लोगों ने मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा परिणाम किया है, यानी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है जिनका पढ़ने से मैं बना, उनमें बाबा साहब, जो 4-5 लोग हैं उनमें से एक बाबा साहब आम्बेडकर है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उनके बारे में ये कहानी मुझे जब पता चली ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी मुझे ऐसा लगा कि जीवन में सुख, अय्याशी, पैसा, सुविधा, ये सब कुछ नहीं है। आपके मूल्य है जो जीवन जीने के लिए आपको काफी होते हैं, और आपके जीवन का उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी जीवन में मैंने एक ऐसा जज देखा जिसके गैरेज में कैश जल रही थी और आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और अलग अलग बहाने बनाकर हर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हर जज उसको बचा रहा है। और क्योंकि मोदी जी और शाह जी चाहते उसको बचाना, आरएसएस चाहती है उसको बचाना, बचा रहे। ये सरकार और इलेक्शन कमीशन, सरकार और जुडिशरी दोनों की जो शादियां हो रही है और हनीमून और मनोमिलन चल रहा है, नहीं मिलन ही कहते हैं, मनोमिलन ही क्यों, तो जो चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। ये आप समझिए कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आम आदमी के लिए। आप उमर खलीद का एक उदाहरण दे रही है, मैं तो कितने उमर खलीद, रुपेश कुमार का क्या हुआ? रुपेश कुमार को आपको पता है कि इप्सा, उसकी वाइफ जो है, वो फेसबुक जो पोस्ट डालती है, इस बार मिली तो उसका बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड, स्ट्रेस से बढ़ता है ना ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, उसको पाल्पिटेशन होता है, ये एंग्जाइटी का लक्षण है, और ये सारी चीजें, उसको 1 महीना दवा दी और बंद कर दी। हमें कोई पड़ी नहीं, यानी रुपेश कुमार कोई है ही नहीं इस देश का। यानी अब देखिए, मुर्दे जिंदा होकर वोटिंग के लिए जा रहे हैं बिहार में, और जो जिंदा लोग हैं वो मुर्दे बन गए हैं, जो जिनके साथ राहुल जी ने चाय पी। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जुडिशरी डिफंग हो गई है, नल एंड वॉइड है जुडिशरी। हमें जुडिशरी को फिर से सशक्त इस पहियों पर खड़ा करना चाहिए, नई तरीके से करना चाहिए, जूरी सिस्टम लानी चाहिए। कोलोजियम को बदलने के साथ साथ हमें यह भी होना चाहिए कि सरकार में कोई भी पक्ष हो, कोई भी सत्ता पक्ष में हो, उसका इंटरफेरेंस जुडिशरी में ना हो, उसका बहुमत का फायदा ना हो। ये ऐसा स्ट्रक्चर जुडिशरी के लिए बनाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सेसिबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन, ये तीनों सारे जाति, धर्म, सेक्स, यानी मेल, फीमेल और एलजीबीटीक्यू, सबको मिलना चाहिए। और रीजन, नॉर्थ ईस्ट से केरला से लेके, सिर्फ गुजरात का ही पंचोली जा रहे हैं, गुजरात के ही ये जा रहे हैं, गुजरात से ही सब लोग जा रहे हैं। अब सब कुछ गुजरात ही करेगा तो एक गुजरात देश बनाओ आप अपने लिए। हम आराम से दूसरे देश में रहते हैं, बाहरी बचे हुए देश में। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ गुजरात है ये। पंचोली साहब के जज बनने से मुझे ऐसा लगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ गुजरात बन गया है। जनता क्या करे, नागरिक क्या करे? देखिए, मैं जबरदस्ती आजाद नहीं कर सकता जनता को, ना गांधी जी कर सकते थे। गांधी जी की एक मूवमेंट है, वो आए तब वो गोखले साहब को मिले, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, वो सर्वेंट ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज चलाते थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, और गांधी जी अपने जीवन के अंत तक गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत मानते थे। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं थे। उनका और तिलक का कभी जमा नहीं, और ये बहुत सारी चीजें हैं वो लेकिन तिलक भी बड़े व्यक्ति थे। मैं खुद तिलक को बहुत बड़ा मानता हूं। उनकी सोच पूरी तरह से ब्राह्मणिकल थी, वो बहुत रिग्रेसिव थे, लेकिन आजादी के जंग में उन्होंने दिया हुआ योगदान और हिंदू मुस्लिमों के बारे में उन्होंने किए हुए जो लखनऊ पैक्ट जैसी चीजें और जिन्ना के साथ उनकी दोस्ती, ये उनका अलगपन दर्शाता है। वो अपने समय के बली भी थे, ब्राह्मणिकल। तो खैर, वो गोपाल कृष्ण गोखले को मिले, और गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बात क्या कही मालूम है? आप पूरा देश देख लीजिए एक बार। फिर गांधी जी ने पूरा देश देख लिया, और गांधी ने यह लिखा है कि मैं आया वापस तो गोखले साहब खुद अपनी आयन कर रहे थे अपने कुर्ते को, तो मैंने कहा मैं करूं? नहीं बोलना, ये सब खुद को करना चाहिए। तो गांधी जी कहते कि मेरे हर अंदर की जो हर चीज है, जो खुद के
लिए, दूसरों के लिए जो भी सेवा है वो जितनी हो सके, अपना शरीर जितना साथ दे उतनी करनी चाहिए। ये बात मेरे ऊपर गोखले जी की वजह से समझ में आया। और दूसरा, गांधी जी ने कहा कि मैं जब बहुत यंग था तब विदेश चला गया, फिर मैं यानी वो इंग्लैंड में गए, बैरिस्टर हुए, फिर वो साउथ अफ्रीका में रहे, तो मैं हिंदुस्तान में एक्चुअल भारत को समझ पाया। उसकी एक वजह मैं भारत देखा, और दूसरा मैंने गोखले साहब से मिला। इतना बड़ी बात कही, और गोखले साहब का इतना सा चरित्र मार्केट में मिलता है, उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं किसी ने। क्या यार, तो मोदी जी का इतना बड़ा चरित्र आपको वहां बाहर ही में मिलेगा, किलो पे बेच रहा है वो। तो वो कहीं, हाँ, यानी वो बोलो ये बुक दे दो, बोला कितना किलो दूं पूछता है, तो फिर आदमी निकल जाता है वहां से। तो लेटर्स टू माई सेल्फ भी ऐसी है उनकी किताब। तो वो तब गांधी जी को ये जो पहले चंपारण में गए, सत्याग्रह किया, बिहार की भूमि में सत्याग्रह किया, कई लोग जो थे इसमें से, जो वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू थे, ये बहुत पेसिमिस्टिक थे गांधी जी के प्रयोग के बारे में, क्योंकि उनको लगता था ये बहुत पिछड़े हुए आदमी हैं, ये क्या कर रहे हैं, चरखा क्या चलाते हैं, संडास को साफ करने के लिए क्या खड़ा करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का ये था कि अपने आप को दाइसेल्फ अपने समझने के लिए आपको वो जरूरी है सबसे नीचे जाके आना। यानी गांधी जी ने अंततः जो फिलॉसफी खड़ी की है, उसकी फिलॉसफी उनके अंत्योदय की है। और उन्होंने जो न्याय की भावना जिस गांधी जी ने जो की है, देखिए आप दो अलग खेमे हैं, एक गांधी जी का, एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। दोनों में बहुत सारे मतभेद है। गांधी जी चतुर्वर्ण को मानते थे, बाबा साहब आम्बेडकर तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा होते थे। लेकिन पुणे पैक्ट के टाइम में बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी की जान बचाई। लेकिन इसमें एक बात यह थी कि दोनों में एक आंतरिक समानता भी थी। दोनों अलग रास्ते से अंत्योदय करना ही चाहते थे, आखिरी आदमी का उद्धार। गोगोई साहब ने एक बात बोली होती कि बाबरी मस्जिद के मामले में, अरे आपको बताता हूं, राम मंदिर मामले में जो डिसीजन दिया उसके नीचे सिग्नेचर करने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। बहुत देर तक हम ढूंढते रहे कि लिखा किसने, कोई नहीं। देखिए, ये अपौरुषेय है वेदों की तरह, ऊपर से ही आया। देखिए, हाँ, क्योंकि देखिए वेदों को अपौरुषेय इसलिए मानते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण वेदोक्त है और शूद्र पुराणोक्त, यानी ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने जो पढ़ना है वो सारा अपौरुषेय होना चाहिए, तो ये अपौरुषेय है। तो ब्राह्मणिकल है ना राम मंदिर का ऑर्डर, तो बस वो अपौरुषेय, इसमें साइन नहीं कर सकते आप, ह्यूमन एजेंसी ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो नॉन बायोलॉजिकल वाला थॉट आया है। बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में इस बीच आई जब आप ये बातें कह रहे थे। बहुत ज्वलंत सवाल है ये, जुडिशरी को लेके हम लोग इतना डरते हैं, आप इतना कह रहे हैं, तो जो मिलॉर्ड हैं, जो माय ऑनर हैं, ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। और तो ये मिलॉर्ड के साथ, मिलॉर्ड के ऊपर सवाल उठाना, मिलॉर्ड को कटघरे में खड़ा करना, ये सब तो जनता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मिलॉर्ड नाराज हो जाए या खुश हो जाए, वो वही जाएंगे जहां मैं जाऊंगा। अंततः हम सब वही जाएंगे, वो उन्हें डरना क्या। उससे कुछ अलग जगह जाने वाला कोई होगा तो मुझे दिखाइए, उसको मैं मिलना चाहता हूँ। राजू साहब, एक बात समझ में नहीं आती है, जो इतने ऊंचे पदों पर रहते हैं लोग, क्या वो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी से इतना खौफ खाते हैं कि उसका इंतज़ाम करने लगते हैं और विचलन में चले जाते हैं, पदभ्रष्ट हो जाते हैं या बेईमान हो जाते हैं। इनकी पूरी जो ट्रेनिंग है, ये आज के तो बने हुए नहीं हैं, ये तो पहले से। अब जस्टिस चंद्रचूड़ को देखिए, गोगोई को देखिए, ये सारे लोग तो एक करियर है, एक लेगेसी है इनकी, और आखिर में इतने शर्मनाक ढंग से ये गए कि इनको ले करके उस तरह के मजाक और उस तरह के लांछन लगते हैं जो किसी भी इज्जतदार आदमी पर लगे तो बड़ा शर्म की बात है। क्या होता है, क्या भय है? देखिए, ज़्यादातर लोग अंदर से खोखले होते हैं, और हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद, देखिए चंद्रचूड़ साहब खूब हार्वर्ड में पढ़े हैं, आपको एक वर्ल्डली विजडम आना चाहिए। एक मोटा मोटी मैं मानता हूं कि आता भी है, लेकिन वो वर्ल्डली विजडम जो है ना,
वो आपको अपने अंदर के इंफीरियोरिटी और खोखलेपन से मुक्त नहीं कर सकता। कबीर कौन से हार्वर्ड गए थे? आप कबीर को घूस दे के दिखाइए, किसी ने दी हो तो, या कबीर को आप बताइए कि 2 लाइनें चेंज कर दे यार, ये कविता की 200 रुपए देता हूं, चलो उस टाइम का जो भी हो सोने की मोहरा देता हूं, वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेंगे। गालिब ने बदली क्या? नहीं बदली ना। बात यह है, मैं आपको बताता हूं, अंदर से जो परिपूर्णता आती है वो एक अलग ही लिगेसी है। और वो मैंने जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण दिया था, अभाव क्या होता है वो आम्बेडकर जितना किसने देखा होगा। और सोने का चम्मच मुंह में लेके चंद्रचूड़ पैदा हुए, उनके फादर भी तो चीफ जस्टिस थे। देखिए, लेकिन अभाव में पैदा होने से आप चंद्रचूड़ नहीं बनते, और मुंह में सोने का चम्मच लेने से आप अंबेडकर नहीं बनते। अभाव और शिक्षा दीक्षा और सारी चीजें, सारे संसाधन आपके पास है इसलिए आप बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये खेल मैं आपको बताता हूं क्या है। ये चरित्र कैसे बनता है। आपके अंदर एक एम्पैथी और कंपैशन मूलता होनी चाहिए। जो मैंने पुणे पैक्ट का जिक्र किया ना, बहुत बड़े दुश्मन लग रहे थे गांधी जी अंबेडकर साहब को, लेकिन एम्पैथी और कंपैशन उससे भी बड़ी थी, मानवता, सभ्यता, इसलिए उन्होंने उनकी जान बचाई। ब्रिटिश, अब ये बात जो है वो एम्पैथी और कंपैशन, वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर आपके नष्ट कर देती है, जो आज के तारीख में आरएसएस कर रही है। आपको पूरी तरह से खोखला बनाती है, आपको झुंड का हिस्सा बनाती है। तो झुंड के सहारे आप जीते हो ना, तो आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, और आइडेंटिटी क्राइसिस को भरने के लिए आप पैसा, पद और इसके बिना जी ही नहीं सकते। और फिर आपका जो आप अपने देखो, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम इन लोगों की, मैं आपको बताऊं। अगर आज ओशो होते तो वो भी ये बताते, यानी मैं ओशो हूं ऐसा नहीं कहना मेरा, ना ही मैं बुद्ध पुरुष हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं, ये लोग किस बात को डरते होंगे मालूम है? खुद की कंपनी को डरते होंगे। जो खुद की कंपनी को डरता है ना, उसको पद चाहिए, पैसा चाहिए, आदमी या औरतें चाहिए, अय्याशी चाहिए, दारू चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए। वो अपने आप को डरते हैं, इसलिए ये खोखलापन है। गांधी जी हो या अंबेडकर जी हो, दोनों टावरिंग क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों अलग रास्ते पे हैं, लेकिन दोनों अपने अंदर जाने से नहीं डरते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। वो ये सारे लोग, उनको अकेले रखिए एक रूम में 1 साल के लिए, सब कुछ दीजिए अंदर, आत्मग्लानि से ही मर जाएंगे। नहीं, वो पहले दिन ही चिल्लाने लगेंगे, वो कहने लगेंगे मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने आप से। उनके लिए सबसे वर्स्ट कंपनी खुद की कंपनी है, और ऐसे लोगों की सत्ता या शासन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट when you are ruled by RSS, Modi, Shah, this is not a political crisis, this is humanitarian crisis. हमें अलग लेवल से उसको टैकल करना चाहिए। ये राजनीतिक समस्या नहीं है भारत के सामने 2014 से जो खड़ी हुई है, और गुजरात में 2002 से, ये मानवता की क्राइसिस है। जो गाजा विजुअली फेस कर रहा है, वो हमें विजुअली नहीं दिख रहा है, लेकिन वही हमारी आत्मा, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी, सबको गला घोट के सफोकेट करके मारा जा रहा है। हम मर चुके हैं एक राष्ट्र, एक समाज के तौर पर, और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डील कर रहे हैं हम। तो राजनीतिक तरीके से डील नहीं होगा। आपने मुझे पूछा कि लोगों को कैसे बताएं, तो लोगों को यह बताएं कि आपके किचन तक बात आ गई है, आपकी बेटी की शादी तक बात आ गई है, बेडरूम तक बात आ गई है, आप किसके साथ सोए नहीं सोए ये बात आ गई है, आप कौन सी फिल्म देखेंगे, कौन सी फिल्म नहीं देखेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, आप कौन सी किताब नहीं पढ़ेंगे, आप किसके साथ दोस्ती रखेंगे, किसके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, आप किससे हाथ मिलाते हो उससे आपकी पद मुक्त होंगे या आप ऊंचे पद पे जाएंगे, ये सब तय होगा। खाना आपका क्या खाएंगे? अगर आप मांस खाएंगे तो झटका खाएंगे कि हलाल खाएंगे? अब हलाल खाएंगे तो आज का खाएंगे या कल का खाएंगे? अगर आपको
इस लेवल का बंधन है तो आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जी रहे हैं। आप लोग जो गाजा के खिलाफ, गाजा का जो हो रहा है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि नेतन्याहू और मोदी ने मिलकर गाजा और भारत को एक साइकोलॉजिकल गाजा बना दिया है, और वो हम सिर्फ विजुअली देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आज उसको आपको अनफोल्ड करके बता दिया जुडिशरी के माध्यम से। लेकिन ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको हर लेवल पर टैकल करना चाहिए। आपको किचन में लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको बेडरूम में लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको हॉल में लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे लड़ना चाहिए, आपको फेसबुक पे लड़ना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे लड़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, रेंगना चाहिए, आप जेल में लड़ो, आप जहां हो लड़ो। यही गांधी जी कहते थे, यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते थे, और यही नेल्सन मंडेला का कहना था। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अगर कहा है कि सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। और माय लॉर्ड को अगर माय लॉर्ड कहना डिजर्व करना चाहिए, ऐसा लगता है वो डिजर्व करते हैं ऐसा, तो उसकी तरह बिहेव करे। अगर वो बिहेवियर अगर उनका पुरोहित की तरह होगा तो दक्षिणा देके घर जाइए, अपनी दक्षिणा लीजिए, 11 रुपए ऊपर से लीजिए और घर जाइए। आप पुरोहित नहीं हो, हमें ये मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आपको डिकोड करना है बस, संविधान में जो लिखा है, लॉ क्या कहता है, बस। आप में जो कल सुना है विश्व हिंदू परिषद में, परसों जो आपको बजरंग दल ने बोला है, या आपको जो दूसरे जैसे ने चिट्ठी भेजी है शाह साहब की, जो लोया साहब के बारे में लिखी हुई है, आपको लोया बनना है या गोगोई बनना है, 2 मॉडल है ऐसा लिखा है, जिसमें उसके हिसाब से अगर आपको जीना है तो आप दक्षिणा लीजिए, 11 रुपया लीजिए, माय लॉर्ड नहीं बोलेंगे आपको। अगर जनता के हाथ में किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं बचा जिससे वो न्याय मांग सके, पहले तो हम उम्मीद ये करते थे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। पता चला सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, उसके कुछ 4-5 लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। लेकिन जैसे ही सवाल उठाने शुरू हुए, उसके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे ना। जी, लेकिन जैसे ही जनता ने सवाल हमारे दो, हाँ, जैसे ही जनता ने उस पर सवाल उठाए, सारे के सारे वो सारे चेक्स एंड अकाउंटेबिलिटी के और बैलेंसेस के जो इंस्टीट्यूशंस थे भारत के लोकतंत्र में, वो नागरिकों पर हावी हो गए, उन आवाज़ों पे हावी हो गए। फिर हम चाहते थे कि हमारी जुडिशरी हमारे साथ खड़ी हो, वो नहीं साथ खड़ी हुई। इतनी असहाय जनता बनाने के बाद आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है कि हम मानसिक तौर से गाज़ा में ही हैं। हमारा गाज़ा जो है वो अभी दिख नहीं रहा है। अरे कोविड के टाइम में आपने देखा ना, अस्पताल में वही विजुअल थे, जो गाजा में बच्चों के लोग दौड़ रहे हैं, अपने पति को लेकर, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन आपको मुफ्त में सिर्फ पेड़ देते हैं, और पेड़ों को, लाखों पेड़ों को रोज काट रहा है, और आपको शर्म नहीं आती, यानी सारे देश की जनता को, कि जिस ऑक्सीजन के लिए आप तड़प तड़प के आपके परिजन मरे, उस ऑक्सीजन को रोज खाए जा रहा है नरभक्षी आदमी, और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, और माय लॉर्ड तो उसके सामने लेट रहे हैं। तो राजू साहब, जनता इतनी निस्सहाय जनता, असहाय जनता क्या क्या बचाए? सिर्फ एक ही चीज़ है, जनता की एकता। वो जनता की एकता धर्म को सामने ला करके तोड़ दी जा रही है। मतलब एक ये इंतहा है कि 2 गरीब लोग जिनको पानी की ज़रूरत है उनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको खाने की ज़रूरत है उनको खाना नहीं मिल रहा, और उनको ये बताया जा रहा है कि जो दूसरा गरीब है, क्योंकि इसके सर पे टोपी है, ये तुम्हारा हिस्सा खा गया। ये नहीं बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा हिस्से का सारा कुछ है वो कहीं और जमा हो गया है, और वो डॉलर में कन्वर्ट होकर उसको बिलियनियर का दर्जा मिल रहा है उसी के ज़रिए। तो ये जो जनता है जिसको वो क्या कहें, सुधा भी नहीं दी गई, वो समझ भी नहीं दी गई है कि वो कुछ जान सके, ऐसे में समझ में नहीं आता। गाजा में तो लोगों को पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि उनको वो आम है जिसको चूस के खाया जा रहा है। आम, मुसलमान आम काट के खाया जाता है, ये जो बाकी का आम है, जो खासकर जो हिंदू आम है, उसको चूस के खाया जाता है, पता ही नहीं चल रहा उसको। आपको ये अजीब से, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू बराबर नहीं है। आप ठाकुरों की बस्ती से एक दलित हिंदू की बारात घोड़े पे करा के दिखाइए मुझे, और अगर ये करा के दिखाई तो मैं मानूं कि हिंदू एक है।
हिंदू भी एक नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी सारे जातियों को मुसलमानों का डर बिना वजह दिखाया जा रहा है। गरीब तो वो भी है, असहाय तो वो भी है, गरीब तो ये भी है, असहाय तो ये भी है। बस इतना हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं गोवा गया था अभी। गोवा में एक बहुत ये है, कहानियां हैं बहुत सारी। गोवा, मेरी माँ गोवा से थी, तो मैं ननिहाल में जाता था तो गोवा में जाता था। तो बच्चे, मैं गोवा जा रहा हूं बोला तो लोगों को लगता था वाह छुट्टियां मनाने जा रहे। तो भाई मेरा ननिहाल ही अगर स्विट्जरलैंड होगा तो मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, तो मेरे नानी के पास जाऊंगा ना। तो बात यह है कि मेरे स्पीच था एक, तो मैं गया था। वहां पर क्या है कि कई लोग क्रिश्चियंस जो है आबादी ज्यादातर, वो पोर्चुगीज वहां पर राज करते थे। तो वो क्या करते थे, ऐसा कहा जाता है, अब पोर्तुगीज यानी वो आप अपने देखा होगा कि पाव वाले बोलते हैं उनको, पाव वाला यानी मुझे कई बार वो लिखते हैं, वो झूठ लिखते हैं कि क्रिश्चियन है तो पाव वाला ही है वो। तो एक्चुअली स्टोरी ये है कि वो आपका कुआं है, आपके कुएं में पोर्चुगीज सैनिक आकर चर्च से लाकर ब्रेड डाल देते थे। वो ब्रेड डालने से पूरा कुआं क्रिश्चियन हो जाता, उस कुएं का पानी पिया वो क्रिश्चियन हो गया। हाँ, तो अब ये ब्राह्मणों की बनाई स्टोरी है। अब यह है, सच भी है, हाँ सच भी है। लेकिन मुझे आप बताइए, अब जो दलित है, जो बहुजन है, जो ओबीसी है, जो एससी है, एसटी है, जो शूद्र है, जो मराठा है, उनके कुएं में अपने घर की चपाती रखकर ब्राह्मण बनाने के लिए पोर्टुगीज ने कभी रोका था हजारों सालों में आपको? पूरे देश में नहीं ना रोका। तो पोर्तुगीज बेचारे पाव ही तो दे रहे थे, जहर तो नहीं डाल रहे थे। आपने उनके लिए कुएं में जहर डाल दिया। ये कौन सी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? ये ब्राह्मण धर्म की बात कर रहे हैं। आप ठोक कर कहना चाहिए हर मुसलमान को, हर ईसाई को और हर सिख को कि ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म की बात कर रहे हैं, कोई हिंदू धर्म नहीं है इनके पीछे। सारी जातियां हैं वो कुचली है, इनका दमन हुआ है, इनका शोषण हुआ है, उनकी लड़कियों का शोषण हुआ है और आज भी कर रहे हैं। आप यूपी में जाइए, औरतों का दमन देखिए, उनकी संख्या देखिए, और वो किस जाति की है वो मुझे बताइए, और कौन सी जाति कर रही है शोषण, ये देखिए। वहां के देखिए, जिस राज्य में बीजेपी का डबल इंजन है, उस राज्य का पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि आपको अलग गैंगस्टर्स और अलग क्रिमिनल्स की जरूरत ही नहीं रही। ये तो ब्रिटिश आने से पहले एक भारत का अंधा युग होता था जिसमें पिंडारी और ठग्स ही राज कर रहे थे। और वो ये सिंधिया है ना, ये अपने सिंधिया, ये पिंडारियों से पैसा लेके उनको सुरक्षा दे देते। सेम है, सेम तो हो रहा है। ईडी वाला जो आप देख रहे हैं, आईटी वाला देख रहे हैं, सीबीआई देख रही है, यही सेम है ना। हिंदुस्तान का इतिहास अगर ठीक से पढ़े कोई तो उसको पता चल जाएगा, घूम फिर के हम वही आते हैं। तो भारत का जो राष्ट्र राज्य है, नेशन स्टेट, वो अब अपने पूरे जो उसका वादा था अपने नागरिक के साथ, वो पूरी तरह तोड़ चुका है। सर मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारत कोई राष्ट्र था नहीं। भारत को राष्ट्र बनाने के लिए गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सुभाष बाबू और कई लोगों ने और भगत सिंह जैसे लोगों ने खून बहाया है, अपना पसीना बहाया है, आंसू बहाए हैं। और सारे संस्थानों को पटेल साहब ने, नेहरू प्रधानमंत्री पद थे, ये गृह मंत्री से तब लाकर साथ में ये करके एक देश बनाया है सिंथेटिक रूप से। और फिर इंदिरा जी ने वो प्रिवी काउंसिल रद्द करके, यानी कैंसिल करके, उनके भत्ते वत्ते सब बंद करके फिर भारत को एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की कोशिश की। चीन से लड़कर शिमला अंदर कर लिया, पुर्तगाल से लड़कर गोवा नेहरू जी ने अंदर कर लिया। ये एक अखंड भारत बना है। ये सिंथेटिक है अभी भी। इसको ऑर्गेनिक होने के लिए कम से कम 500 साल चाहिए। तो 70 साल में ही आरएसएस ने कब्जा करके इसको फिर से संस्थानों में बांटने की और ब्राह्मणिज्म और मनुस्मृति लाने की पूरी जो कोशिश की है। और गोलवलकर ने यह भी लिखा है कि देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए, लिखा है। मैं आपको 10 के 10 पढ़ के बता सकता हूं, आज वो विषय नहीं है इसलिए।
पढ़ के इसलिए क्योंकि मेरे बाय हार्ट है, लेकिन मैं पढ़ के बताऊं तो लोगों को लगता है मैं सच बोलता हूं। ये क्या है कि हिंदुओं में जो पूजा बोली जाती है ना, तो ब्राह्मण आता है, संस्कृत में पढ़ता है। अब सामने वाली जो महिलाएं और बच्चे वगैरह है ना, वो हाथ जोड़ के भगवान के डर से बैठे रहते हैं। अब बैठे रहते हैं तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि इसमें जो संस्कृत में जो पढ़ रहा है वो चंदा मामा जैसी एक कहानी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्ञान हो, लेकिन बस वो पंडित पढ़ रहा है, ऊपर से संस्कृत में पढ़ रहा है, इसलिए लोग ऐसे बैठे हुए हैं। हर धर्म की बात है ये कहानी, यही हाल है, हर धर्म का यही हाल है। लेकिन ये देखिए, इसी तरह से मैं पढ़कर बताऊं तो लोगों को सच लगेगा, वरना उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति होनी चाहिए ताकि देश चलाने में सुविधाजनक होता है। उनकी अपनी एक सिकुड़ी हुई समझ थी जो ब्राह्मणिकल थी। उन्होंने जो जो बातें लिखी है ना, वो कोई अपने दीवार पर टांग के देखा है मुझे, मैं मान लूं। इन कैरेक्टर्स को ये लोग इस देश के महापुरुष के तौर पे हमें देना चाहते हैं कि हम स्वीकार कर लें। मैं आपको बताता हूं कौन आपको मैं बताता हूं दो बातें, दो ही कहानियां बताता हूं। गोवा के सबसे ज्यादा टाइम कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह राणे, उनके बेटे हैं विश्वजीत राणे। उनकी एक फोटो मैं आपको भेजूंगा, जरूर दिखाइएगा प्रोग्राम में। जिसके फादर सबसे ज्यादा सम्मानित कांग्रेस की वजह से हुए, कांग्रेस में रहे, कांग्रेसी, उनके पीछे हेडगेवार, गोलवलकर, और वो भारत माता की तस्वीर आपको मालूम है, लेडी ब्रिटानिका नाम की एक वो थी तस्वीर, उसके ऊपर बेस्ड है। भारत माता नाम की कोई चीज नहीं है, आप ट्रस्ट मी। मैं आपको ब्रिटानिका के भी तस्वीर भेजता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि इतना सिमिलर कैसी, क्योंकि आरएसएस वही करती थी जो ब्रिटिश करते थे। तो ये तीन तस्वीरें लगाकर वो विश्वजीत राणे अब मंत्री बने हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। एक तो ब्राह्मणिज्म की वजह से इनका जो पूरा पतन हुआ था, वो नेहरू, अंबेडकर, इन लोगों ने बहुत असहायता से गुजरकर बहुत सक्षम होकर खड़ा किया आपको, और आप फिर वही गोबर खाने चले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आप समझिए कि ये गोलवलकर और हेडगेवार और ये बाकी जो चरित्र नेता जो हैं मेधावी, अब गांधी म्यूजियम में इतनी बड़ी तस्वीर मोदी की है और इतनी सी गांधी जी की है, तो आप समझिए ना बात क्या है। आप अपना वैक्सीनेशन कर दिया और तस्वीर मोदी की लेके घूमते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो आरएसएस का कैरेक्टर है, वो इस तरह का है कि जिसमें आपको भ्रमित किया जाता है कि इसमें कुछ तो पावर है। जैसे कि पूजा में पावर है, पूजा में कोई पावर नहीं होती, क्योंकि आपको धर्म ग्रंथों में, किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथों में कोई पावर नहीं है। बिल्कुल। और ये सारे धर्मों के बारे में दर्शक ये ना कहें कि हिंदू धर्म के बारे में, नहीं, हर धर्म के पूजा में और उसमें कोई, मैं आपको लिख के देता हूं, किसी धर्म का विधर्म ग्रंथ पढ़कर जब आरएसएस का कोई भी बड़ा नेता अब इसके बाद बीमार हो तो उसको ठीक कराइए। मैं चाहता हूं कि सारे धर्म जाए। धर्म ग्रंथों के प्रति हमें आदर इसलिए लगता है क्योंकि हम पढ़ते नहीं उसे, यानी उसका अर्थ समझ के पढ़ते नहीं है। जब पहली बार मैंने 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 10 उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक और 18 पुराण सब पढ़े ना और ठीक से समझे, उसके ऊपर मैंने नोट्स निकाले, फिर से देखे, फिर मैंने अंबेडकर पढ़े, कई सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन पढ़े, कई पढ़े, फिर मुझे समझ में आया कि एक कहानी को आरंभ, मध्य और अंत होता है। तो आप अंत को मध्य में लाओ, मध्य को शुरू में लाओ, आरंभ में लाओ और घुमा दो उसको, पढ़ने वाले का सर चकरा जाए, बस इतना ही करो तो धर्म ग्रंथ बच जाता है। कहानी वही है, रिसाइकलिंग। तो बात यह है कि आपके दर्द की, आपके दमन की, आपके शोषण की वजह आपके पूर्व जन्मों का पाप है, ऐसा गोलवलकर ने एक वाक्य लिखा है। ये लिखा है? हाँ, लिखा है। शोषित जन जो हैं, सारी क्रांति तो खत्म कर गए वो। हाँ, वो क्रांति खत्म ही कर देंगे। नहीं, उन्होंने लिखा है कि वर्ण व्यवस्था में जो नीचे के वर्ण है उनको मेहनत करनी चाहिए इस जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्म में जो उन्होंने पाप किए हैं उसकी वजह से ये जन्म उनका हुआ है।
ये तो दलितों के लिए खास होगा ना कि दलित ये ना ज्यादा सवाल ना करें कि हमारे साथ ऐसा क्यों जो दलित पीछे हेडगेवार और गोलवलकर के फोटो लगा के आज बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए ना। मुझे तो फायदा ही है ये सारी चीजों का। मुझे अगर मैं कल से गोलवलकर को महान मानूं तो मेरे लिए तो बेचारे गोलवलकर ने सारी मेहनत की है। आप समझिए बात को। ठीक। हाँ, ये गोलवलकर ने सारा धन दौलत संसाधन मेरे लिए करके रखे हैं और मैं उनकी निंदा कर रहा हूं, और वो जिनका शोषण और दमन हो रहा है वो उनका भजन कर रहे हैं। राणी जोगेंद्र कवाड़े, ये लोग उनका भजन। जोगेंद्र कवाड़े अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी के थे, उनके बेटे ने डाला था हेडगेवार का फोटो। क्या जबरदस्त हिप्नोटाइज किया है धर्म ने और ब्राह्मणवाद ने कि जो लोग अपने ही खिलाफ खड़े हो गए, अपने ही विरुद्ध खड़े हो गए और महिमा मंडन कर रहे हैं उन चीजों का जो उन्हीं के विरुद्ध हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मुसलमान और पाकिस्तान ना होता तो आरएसएस के लिए खत्म, आरएसएस का एग्जिस्टेंस ही खत्म होता। मुसलमानों ने जिंदा रखा है आरएसएस को। आप समझिए कि आरएसएस को ही नहीं, कांग्रेस के अंदर एक आरएसएस है, उसको भी मुसलमानों ने जिंदा रखा। कैसे मालूम है? ये सत्ता में आने से पहले कहीं भी ब्लास्ट होता है तो कोई अब्दुल सुलेमान ये वो ऐसे 4 पकड़ के अंदर कर दिया तो खुश हो जाते थे लोग, चलो 4 आतंकी मिल गए। अरे किसने, आप 4 किसी दीपक, सुरेश, राम, लक्ष्मण नाम के 4 लोग को पकड़िए तो 10 लोग पूछेंगे कि यार पक्का उसने किया है क्या, नहीं किया है ना। तो ये आप अब्दुल आया तो बस खत्म, खुश कि हो गया, आतंकवादी पकड़ दिया। अब जैश, वैश, ठैश, मोहम्मदी वगैरह ऐसा कुछ नाम डाल के डोवाल साहब एक पेपर आगे कर देते, बिहार में 3 आतंकवादियों का प्रवेश। यह आईबी का हमेशा का काम है, ये कांग्रेस के टाइम से हो रहा है। मैंने देखिए, दलित नक्सलाइट होते हैं इनके लिए जो एजेंसीज है उन्होंने, और मुसलमान टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी, और लिबरल जो होते हैं वो ये अर्बन नक्सल होते हैं। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रॉड्यूलेंट कंसेप्ट्स हैं, ये बीजेपी के आने से पहले ही कांग्रेस में जो आरएसएस छुपी हुई है। देखिए, आरएसएस जरूरी नहीं हर बार मैदान में हो, कई बार मन में भी होती है। तो वो जो है उन्होंने भ्रम फैला के रखा था ताकि सब तैयार था रेड कारपेट मोदी के लिए। वो सर आके शहंशाह जैसे बैठ गए, इसलिए उनकी हिम्मत होती है 11 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना लेने की, क्योंकि उनको मालूम है व्यवस्था कांग्रेस ने सारी उनके लिए बना के रखी है। नेहरू और इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव जी को बहुत कम टाइम मिला और ज्यादातर वो टेक्नोलॉजी की वो उसमें क्रांति में लगे रहे। ये देश इस स्थिति में आएगा, इसके बारे में मैं बहुत ही छोटा था उम्र से भी और किसी भी लेवल पे, यानी आज भी हूं, लेकिन मुझे ये पक्का पता था। मैं कई बार लिख चुका हूं, लेकिन मेरा कौन सुनता है? आज भी मैं इतना बोल रहा हूं गला फाड़ के, कौन सुनेगा? लगेगा लोगों को यार क्या अच्छा बोलते हैं आप, मुझे तो दिल भर के आया। बस रात को सो जाओ, दिल भर के आया तो एसी फुल करो। 18 पे अभी 20 पे कर रहे हैं भारत सरकार, काम नहीं है वो बढ़ाते जा रही है नीचे का, वो तो 20 पे करो और सो जाओ। एक्टिवली देश के लिए कुछ करने का कुछ अंदर से जुनून और आग युवा पीढ़ी की मर गई है, क्योंकि पढ़ते नहीं है, रील्स बनाते हैं, रील्स देखते हैं, रील्स दिखाते हैं और खुद को जैन जी कहने में खुश हैं। कुछ नहीं, ऐसा जैन जी वगैरह कुछ नहीं होता है। राजू साहब, जो कुछ हो रहा है उसमें, चाहे वो जो भी समाज में चल रहा है इस समय, धार्मिक चीज़ें हो रही है, वो रहा है, उसमें युवाओं को लगाया गया, ये एक बात है। लेकिन उसमें भी हिंदू युवा ही ज़्यादा लगा हुआ है। आप ये देखिए, सिख युवा तो ये नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन युवा भी ये नहीं कर रहा है, मुसलमान युवा भी ये नहीं कर रहा है। तो ये तो बुरा तो हो रहा है उन्हीं लोगों का, उनको ही लगा दिया गया है इस काम में। बाकी सब तो डरे हुए हैं। सच्ची बात ये है कि सबको पता है कि ये जो सरकार है ये उनका सिर्फ दमन करेगी, उनके किसी भी अधिकार की और उनके जो नागरिक अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं होगी इस सरकार में। वो दुबक गए हैं। आपको मैं बताता हूं, इसमें ये युवा जो हिंदू आप कह रही है, हिंदू शब्द का अर्थ जो हर किसी का अलग, मैं बताता हूं, ब्राह्मण और उच्च वर्ण छोड़कर सारी जातियां हैं जिनका शोषण और दमन हजारों सालों से
मनुवादियों ने किया है, वो लोगों के लड़के और लड़कियों को इस काम में लगाया। एग्जैक्टली वो एक्चुअली रॉ मटेरियल है इनके आतंक का। जो मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो बेटे ढोवाल साहब के, जयशंकर साहब के या पीयूष गोयल साहब के नहीं होते। उनके बेटे सुरक्षित है विदेशों में। एक ब्रिटेन का नागरिक है, एक अमेरिका का नागरिक है और एक अमेरिका में पढ़ रहा है। वो बच्चे जो है वो SC ST OBC मराठा जाट ये लोगों के है। और आपको आश्चर्य होगा, सीमा पर बेवजह मर रहे हैं वो लड़के भी इसी कास्ट के हैं, उसी राज्यों के हैं जिनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और उनके भाई सीमा पर नहीं मर रहे हैं, लेकिन किसान बनकर यहां पर एक सीमा बनाई जा रही है। जब वो आंदोलन करने को आते हैं तो कील ठोककर अमित शाह उनका बंदोबस्त कर देते हैं। तो बात यह है कि आप जिनको हिंदू कह रहे हैं, यानी RSS का हिंदू और हम जो हिंदू कहते हैं, लार्जर एक बाय एंड लार्ज वो अलग है। RSS जब हिंदू कहते तो उनको मालूम है कि कौन भैया जी जोशी, गडकरी, फडणवीस, भागवत सब ये हिंदू है। और उनको मदद करने वाले या उनकी ताल पर, उनके ट्यून पर जो वॉल्स, दोज हु वांट टू वॉल्स ऑन देयर ट्यून्स, दे आर रेडी, इफ दे आर रेडी टू वॉल्स ऑन देयर ट्यून्स, उन लोगों को वो हिंदू मानेंगे। जैसे कि मोदी जी OBC कैटेगरी में आते ही नहीं थे। वो OBC कैटेगरी में वो मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद डाल दिया उन्होंने। जैसे गोगोई ने खुद को यौन शोषण से बचा लिया, या योगी आदित्यनाथ साहब ने अपने आपके आरोपों से अपने आप को बरी कर लिया। ये तो ऐसा न्याय है जैसे कि मैं तो कई बार समझता हूं कि जेब कतरे वगैरह छोटे मोटे जो है ना, उनको जेलों से अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटा गुनाह कर रहे हैं बेचारे। तो उनको एक दिन जज की कुर्सी में बैठने दीजिए, गोगोई जी की कुर्सी दे दीजिए उनको, तो गोगोई जी की आत्मा उनके अंदर आ जाएगी। वो गोगोई जी की तरह कहेगी कि मैं मेरे ऊपर आरोपों से खुद बरी करता हूं अपने आप को, थैंक यू, अब मैं जा रहा हूं राज्यसभा। या तो फिर चंद्रचूड़ साहब की कुर्सी में बिठाए, वो कहेंगे कि भगवान की मुझे आज्ञा हुई है, मैं जेब की तरह नहीं हूं, मैं जा रहा हूं, थैंक यू। तो बस हो गया, यही है जुडिशरी, और क्या है। थैंक यू माय लॉर्ड।